हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागंज। मैं हूं तुषार। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 5 यूएन एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसमें ये चैप्टर पहले हमारा चैप्टर 6 था, अब ये चैप्टर हमारा 5 हो चुका है। इस चैप्टर का नाम पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था खाली, अब इसका नाम यूएन एंड इस ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब यूएन की हमें क्या जरूरत है वर्ल्ड में, ठीक है, और यूएन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, यूएन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, और पूरे हम यूएन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ, एमिनिटी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सीधी बात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना जो हमारी, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आती है आपकी 1 मार्क्स में कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो शांति बनाए रखती है, पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखती है, और जो वॉर होती है, युद्ध होता है, उसको अवॉइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, युद्ध को टालने में मदद करती है। ठीक है, हम अब बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। UN is generally regarded as the most important international organization in the today world। जो हमारी UN है, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, उसको जनरली रिगार्ड किया जाता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के उससे आज के समय में, आज के वर्ल्ड में। रिप्रेजेंट द ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। और जो यूएन है वो रिप्रेजेंट करती है जो एक ग्रेट होप को रिप्रेजेंट करती है फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की। मतलब जो यूएन है ना, वो ये भरोसा दिलाती है कि वो पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखेगी और पूरे वर्ल्ड को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। एक होप है एक ग्रेट, ठीक है, लोगों की ये होप होती है कि लोगों ने इसको होप बना लिया क्योंकि अगर यूएन होगा तो शांति बनी रहेगी, युद्ध नहीं होगा, और जो वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड की जो कंट्रीज है सबकी प्रोग्रेस अच्छे से होती रहेगी। एक जो हमारे यूएन के सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है हमें सबको पता है, उसके सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे डैग हैमरजेगोल्ड, ठीक है, हैमर्स के जोल्ड, ठीक है, ये हमारे यूएन के सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने कुछ स्पीच दी थी यूएन के बारे में। The United Nation was not created to take humanity to heaven but save it from hell। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसको हेवन तक ले जाए, नर्क तक ले जाए, परंतु उसको इसलिए बनाया गया है कि वो जो है उसको बचा सके हेल से, हेल में जाने से बचा सके। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना हमारी, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हेल्प करती हैं पीस शांति बनाने के लिए, और वो युद्ध को जो मैटर्स होता है, तो युद्ध के मैटर्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए। दे हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर अस ऑल। और ये जो यूएन है वो कंट्रीज को हेल्प करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हेल्प करते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशन को वहाँ के लोगों को बेटर करने के लिए, सभी के लिए। इश्यूज दैट आर सो चैलेंजिंग दैट दे कैन नॉट बी डील्ड विद व्हेन एवरीवन वर्क टुगेदर। मतलब कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, उनको कोई भी एक अकेली कंट्री डील नहीं कर सकती, उनको सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है उनको डील करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल ले लो, बीमारी डिजीज का ही ले लो कोई, ठीक है, जैसे HIV एड्स हो गई, ठीक है, और आज के समय तो आप जानते ही हो कोरोना चला हुआ है, ठीक है। कोरोना एक मतलब एक बहुत ज्यादा बड़ा पेंडेमिक हो चुका है, ठीक है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, सब जानते हैं हम। मतलब कोरोना, अगर कोई भी कंट्री है ना, कोरोना को डील नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जो अब मैंने आपको पॉइंट बताया कि तो सभी कंट्रीज को एक साथ कोऑपरेट करना होगा एक दूसरे को, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है, ठीक है, तो सब एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरी कंट्री को कोऑपरेट कर रहे हैं वैक्सीन बनाने पर, अभी कोई कामयाबी किसी को मिली नहीं है, ठीक है। सो इसको इसलिए ही जो यूएन है इसमें ये मुद्दे उठते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है इसके लिए, वैसे डिजीज के लिए, पर कुछ ऐसे ये आपकी लाइन दी है इसमें कि कुछ ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं पर उनको डील नहीं किया जा सकता, सबको ही सब काम करना होता है उनको डील करने के लिए। तो उसने डिजीज, इन्होंने एग्जांपल दे दिया हमें, डिजीज बीमारी, ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब एक कुछ कारण ऐसे हो गए जो सबको एक साथ मिलके काम करेंगे जब भी कंट्रोल हो, जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर सब कंट्रीज पॉपुलेशन वो पोल्यूशन
के पर कंट्रोल करेंगे तो ही जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो जब भी कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ सर्टेन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि जो कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है या कौन सा केमिकल्स के उससे बढ़ रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उससे हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो इसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बढ़ने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है, केमिकल के ज्यादा होने से जो हमें एक खतरा भी बना रहता है। जो आइलैंड कंट्रीज है उनको जो सी लेवल है वो ज्यादा होने से जो वे आइलैंड है पानी में डूब भी सकते हैं। ठीक है, सी लेवल ज्यादा हो सकता है और बढ़ सकता है पानी का लेवल। हमारा कंप्लीट हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत क्यों है। क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो युद्ध को अवॉइड करता है। ठीक है, और पीस एंड स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करता है, कंट्रीज के प्रोग्रेस में भी हेल्प करता है। ठीक है, और जो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको एक कंट्री अलग से हैंडल नहीं कर सकती, डील नहीं कर सकती कंट्रीज, एक अलग ही कंट्री, तो सबको एक साथ कोऑपरेट करना होता है। इसलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरत वाला टॉपिक खत्म होता है और हमारा स्टार्ट होता है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, आर्टिकल है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 189 मेंबर्स हैं 12 अप्रैल 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो इसके 189 में से जो टॉप 10 मेंबर्स है ना वे G8 के भी मेंबर है। उनके नाम है अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड रशिया। ठीक है, ये G8 के मेंबर है। और जो चाइना और सऊदी अरबिया वे भी 10 टॉप मेंबर्स में था, पर ये G8 के मेंबर नहीं है। ठीक है, और जो इसके 10 टॉप कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है ना, ये जो इसकी IMF में इनके 52% वोटिंग परसेंटेज है इनके पास, मतलब वोटिंग राइट है इनके पास 52% के 10 कंट्रीज में। ठीक है, और जो अकेला अमेरिका है ना, US है, उसके पास 16.54% वोटिंग राइट अकेले के पास है। अब हमारा IMF वाला भी टॉपिक खत्म होता है। आपको IMF का मैं एक बार वो दिखा देता हूँ, क्या उसका फ्लैग क्या है, या ठीक है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमारा IMF वाला भी खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट है एवोल्यूशन ऑफ द UN, मतलब जो UN है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, मतलब एक समय ऐसा आता है, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है ना, तो जो पूरे वर्ल्ड में हलबली मच जाती है, क्योंकि सबने पूरे वर्ल्ड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिस्ट्रक्शन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो डिस्ट्रक्शन तबाही हुई थी उसको सबने देखा था। ठीक है, तो सबने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो युद्ध को रोक सके। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो वो युद्ध को टाल भी देगी और शांति बनाए रखेगी। कुछ कंट्रीज ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो जो लीग ऑफ नेशन है वो बन के सामने आया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। पर जो लीग ऑफ नेशन है ना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। हम सब जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जो लीग ऑफ नेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। तो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो उसके बाद जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, वो लीग ऑफ नेशन का उसका सक्सेसर बनकर सामने आया। UN है फाउंडेड, UN को फाउंड किया गया एज ए सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और जो UN हमारा वो लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में सामने आया। और इसको जो UN है वो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही इमीडिएटली स्टैब्लिश हो गया था, जब ही स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, एंड वो सेटअप बाय साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। और जो हमारा UN है उसको स्टैब्लिश किया गया था, जो 51 कंट्री स्टेट्स ने एक चार्टर साइन किया था यूनाइटेड नेशन के साथ, UN के साथ। ठीक है,
उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी, इसको सेटअप किया गया था। और जो यूएन है, ठीक है, यूएन 25 अक्टूबर 1945 को बनकर तैयार हो गया था। और इसके बाद और इंडिया ने इसको 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन कर लिया था। इसके बनने के 5 दिन बाद ही इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945। या आपका एक क्वेश्चन रह सकता है कि यूएन कब बन के तैयार हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कब बना था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 25 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था और इंडिया ने इसको 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब यूएन थे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। तो यूएन का सीधी सी बात है, यूएन का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना और प्रोग्रेस कराना कंट्रीज की, ठीक है। कोऑपरेशन और कोऑपरेट कराना सभी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ। By 2011, the UN had 193 member states. These included almost the all independent states. और 2011 के बाद, मतलब 2011 के बाद जो यूएन है, ठीक है, उसके 193 मेंबर्स हो चुके थे 2011 तक, ठीक है। और इसमें जो सभी आजाद हुई कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, सभी शामिल थी इसमें। In the UN General Assembly, all members have one vote each. और यूएन की जो जनरल असेंबली थी, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसमें इन सभी कंट्री से बात एक अपना वोटिंग राइट था, सभी के पास खुद की एक वोट थी हर कंट्री की, ठीक है। The UN Security Council are 5 permanent members. और ठीक है, मतलब इन सबके पास अपनी एक वोट थी, जो मतलब यूएन में जो फैसले आते थे ना, ठीक है, अगर इनसे भी कई बार सलाह ली जाती थी तो ये सबको वोट देनी होती थी उसके लिए कि आप किसकी साइड हो। इनके सबके पास एक वोट थी। और यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स भी थे, ठीक है। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आज भी परमानेंट मेंबर्स हैं, जो क्योंकि उनको 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उन कंट्रीज के नाम है, हमारा अमेरिका हो गया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ब्रिटेन हो गया, और हमारा जर्मनी, ठीक है, फ्रांस और हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, रशिया और चाइना। नहीं यार गलत हो गया, जर्मनी तो था ही नहीं उसमें परमानेंट मेंबर में। अमेरिका, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। अब हमारे यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे यूएन के। अब उन परमानेंट मेंबर्स के जो कंट्रीज हैं ना, परमानेंट कंट्रीज हैं, वो है हमारी रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। हमारी ये 5 परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज हैं। और these states were selected as permanent members as they were most powerful immediately after the Second World War. और जो ये कंट्रीज थी ना, ये जो 5 कंट्रीज थी, इनको परमानेंट मेंबर्स के लिए इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ये कंट्रीज सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके सक्सेसर भी थी, उनको इसने जीता भी था, ठीक है। विक्टर थी एक तरीके, इनकी ही विक्ट्री हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंटोनियो ग्यूटेरेस हमारे प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी थे। जो 9 जनरल सेक्रेटरी थे हमारे यूएन के, एंटोनियो ग्यूटेरेस जो 1 जनवरी 2017 को हमारे जनरल सेक्रेटरी बने थे यूएन के। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स तो हैं और उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ये यूएन में कुल टोटल मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, पर 5 परमानेंट, 10 अनपरमानेंट, ये बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है। उन कंट्रीज को भी मौका मिलता रहता है, हर 2 साल में बदलते हैं यूएन के मेंबर्स, ठीक है। अब हमारे जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी उनकी बात करते हैं। हमारे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में कई बार कि यूएन के प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है। एंटोनियो ग्यूटेरेस हमारे यूएन के प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आ सकता है, एमसीक्यू में आए या किसी वैसे भी पूछ सकते हैं आपसे सिंपली। और ये कब बने थे, 1 जनवरी 2017 को एंटोनियो ग्यूटेरेस यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने थे। और जो एंटोनियो ग्यूटेरेस है ना, ये जो पोर्चुगल है उसके प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक,
ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, इसके मेंबर भी रह चुके हैं कब तक, 2005 से 2015 तक 10 साल ही उसके मेंबर भी रह सके हैं। और 2017 में ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। हमारा एवोल्यूशन ऑफ द यूएन तो बस अब कंप्लीट ही होने वाला है। अब हम कुछ जो इसमें कुछ डेफिनेशंस आते हैं, कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दो तीन डेफिनेशंस में। पहले तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बहुत आसान है, सबको पता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएचआरसी और यूएनएचसीआर। इसमें है ना, जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सभी होते हैं, ठीक है, मैं भी होता था भाई अपने टाइम में। जो यूएनएचआरसी और यूएनएचसीआर, इसमें बस डिफरेंस है आरसी और सीआर का, ठीक है, बस उल्टा कर रखा है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और यूएनएचसीआर का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन हम ध्यान रखने में से कभी क्वेश्चन आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ है हमारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और जो यूनेस्को हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनेस्को हमारी उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारा यूएन का टॉपिक तो खत्म होता है। अब यूएन है तो उसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी है, अब उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गन के बारे में देखते हैं हम। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन है उसका सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 इलेक्टेड, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, हमने अभी पढ़ा था कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 है अनपरमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, अनसेलेक्टेड, जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता। जो ये 5 परमानेंट होते हैं ना, सब इनकी चलती है, ठीक है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसका एक ऑर्गन है, जिसमें 15 जजेस होते हैं और उनकी एक बेंच होती है, ठीक है। और हमारा होता है सेक्रेटरीट, ये अभी समझते हैं, इनका संविधान सभा कुछ ऐसा ही होता है सेक्रेटरीट, ठीक है। और अब हमारा अगला जनरल असेंबली, जनरल असेंबली भी है इनकी, जिसमें 190 मेंबर इंक्लूड है। जनरल असेंबली में 193 मेंबर इंक्लूड हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इनकी एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इनकी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी, जिसको सस्पेंड, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी थी पर उसको हटा दिया गया था 1994 में, ठीक है। हमारे यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी खत्म होते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे इसके अगर नोट्स भी आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको। हे गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। मतलब यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बदलाव आए कोल्ड वॉर के बाद। 2 काइंड ऑफ रिफॉर्म्स फेस्ड यूएन। जो यूएन हमारी यूनाइटेड नेशन है, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिफॉर्म्स को जो फेस किया था। रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फोर्सेस, जो रिफॉर्म थे ऑर्गेनाइजेशन के, जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर और प्रोसेस में बदलाव करना था। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन का यूएन का ज्यूरिडिक्शन था उसमें भी बदलाव करना था। पहले हम बात करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस, रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, उसके बाद हम बात करेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन, ठीक है। ये अभी छोटा छोटा ही है, इसके बाद इनके पूरे टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, इनके पूरे टॉपिक के बारे में, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोसेस क्या था, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन क्या था, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सबसे बड़ा डिस्कशन था ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंक्शनिंग है वो उसके ऊपर था। मतलब जो उसकी प्रोसेस है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कशन चल रहा था सिक्योरिटी काउंसिल के। द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सो that the realities of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। मतलब
उसमें क्या बदलाव करना था स्ट्रक्चर में, प्रोसेस में, मतलब जो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीट्स है ना, जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको हर 2 साल में बदल दिया जाता है, ठीक है, उनको जल्दी से मौका नहीं मिलता यूएन के अंदर दोबारा मेंबर बनने का, ठीक है। तो वे जो कंट्रीज ने वे चाहती थी, बदलाव चाहती थी कि जो परमानेंट मेंबर्स की सीट्स है वो भी बढ़ाई जाए और नॉन परमानेंट्स की भी बढ़ाई जाए, ठीक है, कि जो कंट्रीज को जल्दी जल्दी अच्छी सही सभी कंट्रीज को मौका मिले जल्दी जल्दी, ठीक है। तो परमानेंट और नॉन परमानेंट की जो सीट्स थी वो बढ़नी चाहिए, और इसके कारण जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज है ना वो भी पूरे वर्ल्ड के सामने आएंगी। और जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, देयर आर प्रपोजल टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और एक प्रपोजल आया था कि जो मेंबरशिप है ना वो बढ़ाई जाएगी एशिया की कंट्रीज से, अफ्रीका की कंट्रीज और साउथ अमेरिका की कंट्रीज से मेंबरशिप बढ़ाई जाए, परमानेंट मेंबर्स भी और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से लिए जाए। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन। अब ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन के बारे में, मतलब यूएन का ज्यूरिडिक्शन क्या था? Some countries and experts want to the organization to play a greater or more effective role in the peace and security mission। जो कुछ कंट्रीज थी और जो एक्सपर्ट्स थे ना, मतलब जो कंट्री बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक है, यूएन के अंदर हम जानते हैं 193 मेंबर्स थे, ठीक है। तो वे चाहते थे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंट्रीज और जो एक्सपर्ट थे, कि जो वे चाहते थे जो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ग्रेटर रोल अदा करे, एक अच्छा रोल अदा करे, प्ले करे, कि जो पीस है और जो सिक्योरिटी है उसमें अच्छे से अपना काम करे और उसको बढ़ाए, इफेक्टिव मोर इफेक्टिव पीस एंड सिक्योरिटी मिशन में, एंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। और वे चाहते थे कि जो यूएन है ना वो काम करे विकास के लिए और मानवता के लिए काम करे वो, ठीक है, जैसे हेल्थ के ऊपर काम करे, एजुकेशन के ऊपर काम करे, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करे, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बनाए जाए यूएन के द्वारा, ठीक है, कैसे कंट्रोल किया जाए, ह्यूमन राइट के लिए यूएन काम करे, ठीक है, जेंडर एंड सोशल जस्टिस के लिए, मतलब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए भी यूएन को काम करना चाहिए, सोशल जस्टिस के लिए भी यूएन को काम करना चाहिए। द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो हमारा, हम सब जानते हैं कि जो यूएन है हमारी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही उसके बाद इमीडिएटली ही स्टैब्लिश हो गया था हमारा यूएन 1945 में। अब हमारा टॉपिक अगला पॉइंट आता है आफ्टर द कोल्ड वॉर, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, रिफॉर्म्स क्या क्या आते हैं? अब कोल्ड वॉर है ना चल रहा होता है, सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर चल जाता है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल जाता है, ठीक है। पर जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, तो कुछ बदलाव आते हैं यूएन के अंदर, ठीक है, कुछ बदलाव आते हैं पूरे वर्ल्ड में। बदलाव ये है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो सोवियत यूनियन है ना कोलैप्स हो जाता है, मतलब जो हमारा सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, उसको वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। The US is the strongest power, और जो हमारा अमेरिका है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रह जाता है, ठीक है, अकेली सुपर पावर रह जाती है। The relationship between Russia, the successor of the USSR and US is much more cooperative। और जो रिलेशनशिप थे ना, मतलब जो संबंध थे रशिया के बीच में, जो सक्सेसर था यूएसएसआर का, मतलब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो रशिया को उसका सक्सेसर बना दिया गया था, ठीक है। सारी जो उसकी पावर्स थी, न्यूक्लियर वेपन से रशिया के पास आ गए थे, रशिया उसका सक्सेसर हो गया था, ठीक है। और अमेरिका और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो गए थे। अब हमारा अगला पॉइंट है, चाइना इज फास्ट एमर्जिंग एज द ग्रेट पावर एंड इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली। और जो हमारा चाइना, मतलब जो चाइना है, ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एमर्ज कर रहा था एक ग्रेट पावर के लिए, महाशक्ति के लिए, ठीक है, एंड इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली। और जो हमारा इंडिया है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक है, एशिया के अंदर। द इकोनॉमी ऑफ एशिया ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। और जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था थी ना, एशिया की इकोनॉमी थी, वो एक अनप्रेसिडेंटेड रेट पर ग्रो कर रही थी, मतलब जिस पर अनबिलीवेबल रेट पर बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी एशिया की इकोनॉमी। मैनी न्यू कंट्रीज जॉइंड द यूएन। और
सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, हम ठीक है, कोलैप्स होने के बाद जो कंट्री सोवियत यूनियन के अंदर हम जानते हैं, पर 15 कंट्री सोवियत यूनियन के अंदर थी, ठीक है। तो जो कंट्रीज सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो टूट गई, तो बहुत सारी नई कंट्रीज सामने आई उभर कर, ठीक है। तो उन कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन कर लिया। A whole new set of challenges confront the world। और जो पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड के सामने, यूएन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, ठीक है, कि जेनोसाइड, सिविल वॉर भी बहुत सारी हुई, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे सामने आए, टेररिज्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेररिज्म सामने आई, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस भी आई थी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी सामने आई, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एपेंडेमिक्स, जो बीमारियां थी वो भी सामने आई, ठीक है। एपेंडेमिक्स की प्रॉब्लम भी सामने आई थी। हमारा जो रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, मतलब यूएन में क्या क्या बदलाव लाए गए, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद वो टॉपिक हमारा खत्म होता है, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, रिफॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस। मतलब इसमें ही था हमारा ये रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं था, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, रिफॉर्म्स है जो मैं स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में क्या बदलाव आए यूएन के। In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution। मतलब 1992 में 1992 में जो हम यूएन है उसने एक रिसोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया। The Security Council no longer represent contemporary political realities। और जो सिक्योरिटी काउंसिल थी ना, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज थी उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। Its discussion reflect only Western values and interest and dominated by a few powers। और जो इसका डिस्कशन था ना, मतलब जो इसके डिसीजन थे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते तो कुछ फ्यू पावर्स थी ना, डोमिनेटिंग पावर्स थी, उन्हीं का जो वैल्यूज हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। और कुछ पावर्स को डोमिनेट भी करती थी, तो उनमें बदलाव लाने की जरूरत थी। इट लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जो यूएन है उसमें कमी थी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि कई 5 कंट्रीज के बाद तो वीटो पावर हो गई, और जो उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो इसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबके पास एक अधिकार नहीं था, सब इक्वल नहीं थे इसके अंदर, ठीक है। और सबके पास जो इसमें वोटिंग राइट्स की भी कमी थी, ठीक है, सब वोटिंग राइट्स सबसे ज्यादा अमेरिका के पास थे। ग्रोइंग डिमांड फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन। फिर रिफॉर्म्स और प्रोसेस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाने थे, तो कुछ ग्रोइंग डिमांड उठती है बदलाव की, ठीक है। वे अब उन बदलाव के बारे में पढ़ते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन मतलब यूएन को रिस्ट्रक्चर करना, दोबारा से यूएन को बनाना, ठीक है, रिस्ट्रक्चर करना। ऑन 1 जनवरी 1997 the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how UN should be reformed, ठीक है। 1 जनवरी 1997 को, ठीक है, 1 जनवरी 1997 को जो कोफी अन्नान है, यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे कोफी अन्नान, उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई कि कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जा सकता है, यूएन को कैसे, यूएन के अंदर कैसे बदलाव लाए जा सकते हैं, ठीक है। Some criteria proposed for permanent and non-permanent members of the Security Council, ठीक है। जो हमारे कोफी अन्नान यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये इंक्वायरी बिठाई थी कि ये पता करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे यूएन के अंदर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया, तो फिर जो कोफी अन्नान थे ना, उन्होंने कुछ पता लगाने के बाद कुछ रिफॉर्म्स को सुझाया था, ठीक है। उन्होंने कुछ प्रपोजल लाए थे कि यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया दिया था उन्होंने, ठीक है, ठीक है, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब वो क्राइटेरिया क्या थे वह हम पढ़ते हैं। अब मेजर इकोनॉमिक पावर मतलब एक मेजर इकोनॉमिक पावर, एक बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। हम, ठीक है, हम सब जानते हैं इंडिया एक अच्छी खासी इकोनॉमिक पावर है, इंडिया अच्छे से स्टेबल है इकोनॉमिकली अपने उस पर। अब मेजर मिलिट्री पावर और एक अच्छी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, मिलिट्री पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंडिया की मिलिट्री पावर भी बहुत अच्छी खासी हम सब जानते हैं, तो ये भी है इंडिया के अंदर, बन सकता है इंडिया परमानेंट मेंबर इसका। दी सस्टेनेबल कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन बजट, ठीक है, और इंडिया यूएन के अंदर यूएन में अपना यूएन के बजट में अपना कंट्रीब्यूशन
हमेशा कभी भी रोकता नहीं है, उसको कंट्रीब्यूट करता रहता है, ठीक है, यूएन के बजट में। तो ये भी हमारा ठीक है। द बिगेस्ट नेशन इन टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, एक बड़ा नेशन होना चाहिए इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम सब जानते हैं चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है, तो और चाइना के बाद इंडिया ही है जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो सेकंड नंबर पर आती है। 130 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया की। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको पता है इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो ये वाला पॉइंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल बैठता है। तो इंडिया इस पॉइंट पे तो इंडिया मेंबर बन ही सकता है। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, और एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो रिस्पेक्ट करे ह्यूमन राइट की और डेमोक्रेसी की। हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और इंडिया डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर लोकतंत्र ही चलता है और ह्यूमन राइट को इंडिया बढ़ावा देता है, ठीक है। ह्यूमन राइट का को वो क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं यार उसको, ह्यूमन राइट को वो खत्म नहीं होने देता, ठीक है। ह्यूमन राइट का एक्सप्लोटेशन नहीं होने देता इंडिया, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। A country that would make the council more representative of the world and diversity in terms of geography, economic system and culture, और एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो काउंसिल को है ना रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड, मतलब काउंसिल को एक ऐसा वर्ल्ड दिखाए जो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। वो उसमें ऐसी कंट्री होती है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, जैसे जियोग्राफिकली हम सब जानते हैं इंडिया एक एशिया के ऐसे पॉइंट पर स्थित है जो बिल्कुल सेंटर में है एशिया के, इंडिया, ठीक है। और जियोग्राफिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और वो इंडिया है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इंडिया के अंदर जो कल्चर डाइवर्सिटी है, सबको पता है इंडिया के अंदर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कल्चर डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा ये पॉइंट भी इंडिया के लिए सूटेबल बैठता है। तो फिर इंडिया फिर ये बात होती है कि चलो आपने ये प्रपोजल तो दे दिया, पर अब इंडिया आ गया इन चीजों में, तो आप परमानेंट मेंबर बन सकता है इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्राइटेरिया दिया था पर उन्होंने ये सेट नहीं किया था कि इतना क्राइटेरिया कि इतना यूएन में बजट होना चाहिए, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, और ह्यूमन राइट का भी क्राइटेरिया, डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया उन्होंने कुछ सेट नहीं किया था, बस एक क्राइटेरिया दे दिया था ये जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अब in the Security Council there are 5 permanent members and 10 non permanent members, ठीक है। हम सब जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। अब सिंपल सी बात है, वीटो पावर होती क्या है? वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है, मतलब कोई भी जो कंट्री, मतलब जो सभी कंट्रीज है ना, यूएन के अंदर कोई डिस्कशन चल रहा होता है, ठीक है। मान लो किसी कंट्री को कुछ भी देना होता है, या कुछ मटेरियल सप्लाई करना हो, या कुछ मिसाइल्स देनी हो, ठीक है, या कुछ ट्रेडिंग के लिए हो, ठीक है, उसके लिए एक डिसीजन पास होना है यूएन से, ठीक है। यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, उनमें से 4 मेंबर्स ने वोट दे दिया उस कंट्री के हक में कि हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, हम परमिशन देते हैं। पर एक कंट्री ऐसी होती है कि वो उसको परमिशन नहीं देती, वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेती कि मैं परमिशन नहीं देता, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, ठीक है। तो जो वो डिस्कशन है वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। वो नेगेटिव वोट देने के कारण उसको वीटो पावर कहा जाता है, मतलब जो नेगेटिव, एक ऐसी नेगेटिव वोट जो उस डिस्कशन को रोक दे वहीं पर, ठीक है, उसको वीटो पावर कहा जाता है। और जो चाइना है ना, ये सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करता है, क्योंकि चाइना जानता है अगर इंडिया को कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक, क्या बोलते उसको, एक ऐसा सब्सटेंस है कि उससे ना इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। पर चाइना है ना, जब भी इंडिया को किसी से लेने की कोशिश करता है तो चाइना हमेशा उस पर वीटो पावर लगा देता है, उसको कहता है मैं एग्री नहीं हूँ, तो इंडिया को मिल नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि चाइना को पता है अगर इंडिया को मिल गया तो इंडिया आने वाले कुछ सालों में ना उससे बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा, उसको बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तो वीटो है, जो वीटो पावर होती है ना, एक नेगेटिव वोट होती है। मैम ओनली 2 ईयर, और
The non-permanent members serve only 2 years and give way after that newly elected members. A country could not re-elect it after completing a term of 2 years. ठीक है, मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना यूएन के, मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर हो गए यूएन के, उनको खाली 2 साल के लिए मेंबर बनाया जाता है, फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर दूसरी कंट्रीज को मौका दिया जाता है। और जो कंट्रीज एक बार मेंबर बन गई, ठीक है, उनको जल्दी से दोबारा से रीइलेक्ट होने का मौका नहीं मिलता यूएन में, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज बहुत सारी, हर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो देख लीजिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो वो जल्दी से दोबारा से रीइलेक्ट नहीं हो पाता है। आफ्टर द कंप्लीटिंग टर्म ऑफ 2 ईयर, नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव वीटो पावर, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती है, ठीक है। गाइस हमारा ये तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो रखी थी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस।